हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी जो है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और जो आपका 8 नवंबर का इंट्रेंस एग्जाम बिहार ITI का है उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे फिर से एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक रहेगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मैथ प्रैक्टिस सेट का जो आपका 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आज के इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि एक मशीन का मूल्य 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख रुपया है। यदि प्रति वर्ष मशीन का 10% अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि एक वर्षीन है, ठीक है, उस मशीन का जो प्राइस है वो आपका प्राइस 2 लाख रुपया है, ठीक है, और वो 2 लाख रुपया हर एक वर्ष, उस 2 लाख रुपया में हर एक वर्ष 10% रुपया का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन यहाँ पे आपको समझना है। अवमूल्यन मतलब कि ह्रास हो रहा है, यानी कि उसके उस जो भी प्राइस था उसके प्राइस में कमी हो रहा है। अवमूल्यन मतलब कमी हो रहा है। तो आपका 2 लाख रुपया उस वस्तु का, उस मतलब मशीन का दाम था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख रुपया दाम था। इसमें 10% का कमी अर्थात अवमूल्यन हो रहा है। कब तक? 3 वर्ष तक। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो प्राइस हो जाएगा इस वस्तु का, इस मशीन का, वो कितना होगा वो आप बताइए। तो 2 लाख रुपया था और 10% का अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है। तो कमी में क्या कह रहे थे? कमी जब भी कहेगा तो 100 में से उतना घटा लीजिएगा, और वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। तो कमी बोल रहा है तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो 90, और 90/100 हो गया। कब साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक यानी कि 3 बार इसको 90/100, 90/100 और 90/100 लिखेंगे। अब इसको काट कूट के बराबर करेंगे, जो आएगा वो आपका सही उत्तर आएगा। अब देखिए तो है 2 गो 0, 2 गो 0, 2 गो 0, 6 गो 0, है 2 गो 0, है 2 गो 0, आ एगो 5 गो 0, आ है एगो 6 गो 0। कट गया सब 0 से 0। अब गुना कर देंगे, बच क्या रहा है? ऊपर में 2 आ 9 आ फिर 90 और फिर 90 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 81, 81 में 2 से गुना कीजिएगा तो 81 में 2 से गुना कीजिएगा तो 162, 162 में 9 से गुना कीजिएगा तो 162 में 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 16, 44, एक कितना हो जाएगा? 145। कितना हो जाएगा? 145। यानी कि आपका 1458 और 2 गो 0 बाकी है तो 2 गो 0 बैठा लेंगे। यानी कि अब पूरा को गुना कीजिएगा तो जो आएगा वो आपका 1,45,800 रुपया आएगा। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि 2 लाख रुपया मशीन का अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में दाम है। अगर ये 10% का जो है एक है वर्ष में इसमें कमी आ रहा है 10% का, तो 3 वर्ष बाद जो है इसका दाम कितना होगा वो बताइए। तो एक है 10% का कमी एक वर्ष में, तो 3 वर्ष में 90/100, 90/100, 90/100 सब में गुना वगैरह करेंगे तो जो आएगा वो आपका 1,45,800 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 1,45,800 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को काफी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन भी जो है काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे थोड़ा सा अधिक समय लेंगे लेकिन अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है कि एक फल विक्रेता के पास इतना यानी कि x² - x - 20 आम व
वह एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 संतरे हैं, यदि वह इन फलों को समान संख्या में अलग अलग पेटियों में रखकर पार्सल करना चाहता है तो ज्ञात करो कि फल विक्रेता को कम से कम कितने पेटियों की आवश्यकता होगी। तो मेरे दोस्त 2 मिनट के लिए जो आपका यहाँ पे जो पद दे रखा हुआ है, द्विघात बहुपद जो दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एगो दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये दे रखा हुआ है 2 गो बहुपद। अगर 2 मिनट के लिए आप वहाँ पे यदि 40 और 60 मान लेते हैं, 40 इसके जगह पर और इसके जगह पर 60 मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, एक फल विक्रेता के पास 40 आम व 60 संतरे हैं। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्वेश्चन। यदि आप उसके जगह पर ये रख देते हैं तो ये हो जाएगा। यदि वह, देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू रखिए, भगाइए मत वीडियो को, ठीक है, वहीं पे रुक कर देखिए इसको सही से, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि वह इन फलों को समान संख्या में अलग अलग पेटियों में रखकर पार्सल करना चाहता है तो ज्ञात करो कि फल विक्रेता को कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब आपका इस तरह का आंकड़ा रहता था तो हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का HCF ज्ञात करते थे। HCF ज्ञात करते थे, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है ये ज्ञात करते थे। 10 चौका 40, 10 से करेंगे 10 छक्का 60, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, अब कटेगा 2 से 2 और 3 से 3, ठीक है। 40 का आ गया 10 गुने 2 गुने 2, और 60 का आ गया 10 गुने 2 गुने 3। दूने में कॉमन का है 10 और 2 कॉमन, 10 और 2 कॉमन, तो 10 और 2 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 20 माई डियर, क्या हो जाएगा HCF हो गया। HCF बराबर आपका क्या हो गया, दोनों का HCF 20 हो गया। और कितना पेटियों में बांटना है ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसके पहले वीडियो में हम इस तरह का क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। इस तरह के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन काफी करवाए हैं। तो यानी कि अब कितने पेटियों में बांटना होगा, लास्ट पारा में क्या बोल रहा है कि ज्ञात करो कि फल विक्रेता को कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। तो पेटियों की आवश्यकता होगी कितना, तो 20 HCF हो जाता है, यानी कि HCF जितना आता था उतना में पहले हम लोग क्या कर लेते थे, पेटियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 40 पहिल का है 40 तो 20 में भाग कर देते थे, और फिर 60 है तो 60 में 20 से भाग कर देते थे, और दोनों को जोड़ लेते थे, तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी 3 और 2 5, और यही आपका आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह 40 और 60 नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40 के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और 60 के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग पहले HCF ज्ञात किए इसका, तो उसी तरह इसका भी हम लोगों को HCF पहले ज्ञात करना होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी HCF आया उन दोनों में उनसे भाग करके दोनों को जोड़ दिए। यही ना किए मेरे बाबू, यही जब किए तो यही वाला काम वहाँ पे भी करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमको ये वाला मानकर इसलिए समझाया इसको, ताकि आप इसको आसानी से कर पाए। तो अब करेंगे तो आपको अधिक जो है समझ में आएगा, अर्थात बुझाएगा। मतलब हम लोगों का बिहारी लैंग्वेज में क्या होता है, बुझाएगा। अब बताएंगे आपको तो अधिक से अधिक आपको बुझाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 40 20 प्लस में 60 और 20 करके जोड़ दे रहे थे, तो कट जाता था, तो क्या था 20 दूना 40 प्लस 20 60, यानी कि 5 आंसर आता था। तो यही इसी पे अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF ज्ञात करने के लिए तो इसको तो छोटा छोटा भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो छोटा छोटा भागों का मतलब तोड़ना का मतलब क्या, गुणनखंड निकाल दो मेरे डियर। जब भी हम लोग इस तरह का जो आपको बहुपद दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड अर्थात गुणनखंड निकालने के लिए इसका गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग तो इस तरह इसको निकाल लेंगे, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, यदि आप इसका गुणनखंड निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर क्या कम यहाँ पे लीजिएगा कि 20 में दोनों में गुना करने पर 20, जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए। तो यदि आप माय डियर -5x और प्लस में 20
प्लस में 4x लीजिएगा तो 5 में 4 से गुना, यानी कि -5 में प्लस 4 से गुना 5 होगा 20। आप -5 में से 4 घट जाएगा तो -1 बच जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे -5 और 4 यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो x यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -5। यदि आप यहाँ पे 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा क्या, -5। और यहाँ से आपको एगो मान हो जाएगा x + 4 एगो मान हो जाएगा x - 5। तो इसका तो गुणनखंड निकल गया, लेकिन अब इसको हूँ तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना। तो इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। अब इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, x² - 9x + 20। यहाँ पे x² हो गया। यहाँ पे इसको क्या कॉमन लेंगे कि गुना करने पर 20 और जोड़ने या घटाने पर 9। तो -5 - 4 -5 -4 कॉमन लेंगे तो 5 4 9 और 5 चौका 20 हो गया। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आप -5 और -4 ले लिए कॉमन। या में आप क्या कर लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x यहाँ पे बच जाएगा -5। यदि -4 कॉमन लीजिएगा तो x यहाँ पे बच जाएगा -5। यदि आप यहाँ पे गुणनखंड की बात करेंगे तो कौगो हो जाएगा, 2 गुणनखंड निकल कर आएगा, एगो निकल के आएगा x - 4, यानी कि है x - 4 एगो निकल के आएगा x - 5। आई होप आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से यहाँ पे अभी तक समझते आ रहे हैं। अब क्या होगा, हम लोगों को HCF ज्ञात करना है दोनों का। तो HCF ज्ञात करना है तो दोनों में जो कॉमन वो आपका HCF, दोनों में जो कॉमन वो आपका HCF, दोनों में जो कॉमन वो आपका HCF। तो कॉमन का है x - 5 एहू में, x - 5 एहू में, x - 4 है इसमें, तो इसमें x + 4 है, इसलिए आपका ये वाला कॉमन नहीं है। ये वाला x - 5 मिल रहा है, इसलिए आपका HCF क्या होगा, x - 5 हो गया। अब जब HCF ज्ञात हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, दिए हुए संख्या में भाग कर देते थे उसके HCF से। तो दिए गए संख्या का है x² - x - 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, आपको कौ पेटियों की आवश्यकता होगी वही आपको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² - x - 20 में भाग करना होगा x - 5 से। अब फिर प्लस क्या कर देंगे, और दूसरा का बहुपद हुआ x - 9x + 20 में भाग कितना से कर देंगे, x - 5 से। यदि दोनों का LCM ज्ञात करेंगे तो दोनों का LCM x - 5, ऊपर में x² है, x² - x - 20, इधर यो जुट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x - बटा का जोड़ हो गया। बटा का जोड़ आता है आपको, तो इसलिए बटा का जोड़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या है, बराबर का चिन्ह, इसको आप यहाँ पे भी फिर से लिख दीजिएगा। तो x² - 9x + 20 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा तो x² प्लस x² को x² 2x² और उसके बाद -x प्लस x है का, -x -9x कितना हो जाएगा, -10x और उसके बाद -20 है और +20 है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। बच्चा क्या, सिर्फ 2x² बटा 2x² - 10x बटा में क्या बच गया, x - 5 बच गया। क्या बच गया, x - 5 बच गया। तो आपको क्या करना होगा, इतना में इतना से, यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग करना होगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा भाग करने का प्रयास करेंगे। आई होप आप इसी से इसको जो है समझ पा रहे होंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, यानी कि इसको जब समझ गए हैं तो इसको भी समझ गए हैं। तो इसको हम अब मिटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जो ज़रूरत थी इसको समझाने के लिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। इसलिए जो है हम समझाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे इसको लेके आए थे। तो आपको क्या करना है, अब 2x² - 10x में x - 5 से भाग करना है। तो 2x² - 10x हम अधिक समय ले रहे हैं आपको, इसलिए क्या, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप क्या किससे गुना कीजिएगा, 2x से गुना कीजिएगा। क्यों, क्योंकि 2x से गुना करेंगे तभी तो 2x² हो जाएगा। तो 2x² हो गया, माइनस में प्लस में 2, तो 5 गुना 10 में -10x हो गया। पूरा घटा देंगे आप, तो हई घटा हो गया, जोड़ का सिंबल हो गया, हई कट गया, नहीं 0 आ गया। और जो आपका राइट आंसर के रूप में आया वो आपका 2x आया, और यही आपका सही उत्तर होगा। यही आपका
यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 2x विल बी राइट आंसर। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका 2x दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपको नंबर न देकर आपको बहुपद के रूप में दे रखा हुआ था, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में दे रखा हुआ था, द्विघात बहुपद के रूप में दे रखा हुआ था, उससे जो है आपको यहाँ पर ये वाला मान फाइंड आउट करना था। तो आपको क्या समझ में आया? आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, इसका भी गुणनखंड लीजिएगा और दोनों में कॉमन निकाल कर देखिएगा एचसीएफ क्या आ रहा है। जो एचसीएफ आएगा उसके एचसीएफ में इन दोनों से भाग कर दीजिएगा, इन दोनों में भाग कर दीजिएगा उसके एचसीएफ से, तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। यानी कि दोनों में भाग करने के बाद जोड़ना भी है, तब जाके आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बोलिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 1600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण जो है घन हो जाए। भागफल जो है वो पूर्ण घन हो जाना चाहिए, किससे भाग दिया जाए कि। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा हुआ है, 1600 दे रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी बार करवाए चुके हैं, तो इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1600 है जी हाँ दोस्तों, 1600 है। तो चलिए अब इसको कॉमन लेते हैं। तो 2 8 16 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से क्या हो जाएगा आपका 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से हो जाएगा तो 50 25। तो क्या हो रहा है, एगो 2 जोड़ा बन रहा है, एगो जोड़ा बन रहा है, एगो जोड़ा बन रहा है, सब जोड़ा तो बन ही रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है एक पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बोल रहा है, वर्ग नहीं बोल रहा है। जब घन बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 3 गो का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 गो का जोड़ा बनाएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको विस्तार से बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपको 3 गो का जोड़ा बन गया, ठीक है। एगो 2 हो गया, एगो और 2 हो गया, लेकिन है 5 जो है ये 2 गो है, एगो और 5 रहता तबे ना ये पूर्ण घन बन जाता। और वहाँ पे जो है कोई भी संख्या नहीं होती जो जिससे भाग दिया जाता कि तो वो आपका पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ पे यदि है 5 यदि न रहता तो आपका ये जो संख्या रहता वो क्या होता, वो एक पूर्ण घन होता। क्यों, क्योंकि इसका घनमूल निकल जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 गो का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 2 गो का जोड़ा बन रहा है। इसलिए जो है यदि है 5 है, दोनों 5 को हटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो आपका पूर्ण घन बनेगी। तो यहाँ पे 5 गुना 5 कितना को हटाना पड़ेगा, 5 गुना 5 को, अर्थात 25 से भाग दे दिया जाए। इसमें यदि 1600 में 25 से यदि भाग दे दीजिएगा तो जो आएगा वो आपका एक पूर्ण घन बनेगा। अगर आपको जांच करना हो तो 1600 में 25 से भाग कर दीजिए, 25 छक्का 150, आपका 0 1 ये कैंसिल, 25 चौका 100 कैंसिल आउट हो गया। भागफल का आया आपका 64। 64 कितना का, 64 का घनमूल का होता है, तो 64 का घनमूल 4 होता है, अर्थात 64 को 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं। यानी कि ये आपका एक पूर्ण घन बन गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, वर्ग पूछे या फिर घन पूछे, आपको इस तरह अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। यदि वर्ग पूछे तो 2 गो का जोड़ा लगा के देखेंगे, यदि घन पूछ रहा है तो 3 गो का जोड़ा लगा के देखें। तो 3 गो का जोड़ा लगा के देखें, आपको ये 2 गो फुट बच गया था, तो इसी 2 गो को हटा देंगे, अर्थात इसी दोनों से जो है भाग कर देंगे इसमें, तो वो संख्या जो आएगी वो आपका एक पूर्ण घन आएगी। तो यहाँ पे 50 25 ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक साइकिल चालक ए स्थान से बी स्थान तक 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया
तथा पुनः बी से ए तक 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी ये बताना है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए माय डियर हम दो को जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए हैं। आई होप आप उस वीडियो को देखे हैं, पहले वाले सारे हमारे वीडियो को देखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार करवाए हैं। नहीं आप देखे हैं तो चलिए एक बार और दिखा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट और इस ट्रिक को जो है अपना लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये माय डियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा हुआ है कि एगो व्यक्ति है ना, है एगो साइकिल चालक है, साइकिल चला रहा है, वो आपका ए स्थान से बी स्थान तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बी स्थान तक जाता है, और फिर जो है बी स्थान से ए स्थान तक आता है। क्या आता है? ए स्थान तक आता है। और दोनों में जो आपका ये 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है आपका जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन आ रहा है उधर से, तो आने के वक्त जो इसका चाल है वो आपका अधिक हो जा रहा है। वो कितना हो जाता है? 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आने के वक्त 8 किलोमीटर पर आवर और जाने के वक्त 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है माय डियर? आपसे पूछा ये है कि औसत चाल, यानी कि पूरी यात्रा के दौरान उसका चाल जो था वो टोटल, यानी कि औसत चाल जो है वो आपका क्या था। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? आपका कुल दूरी। यदि आप कॉन्सेप्ट के तहत समझिएगा तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी आप बाटा कुल समय होता है। क्या होता है? कुल समय। यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और जब औसत आ जाएगा तो औसत में क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यदि औसत आ जाएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अब कुल दूरी आपको तो याद नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आपको यहाँ से यहाँ तक का वो आपको मालूम रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर ज्ञात कर सकते थे, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो आप क्या मान लीजिएगा? कुल दूरी क्या हो गया? x हो गया। कुल टोटल दूरी क्या हो गया? x हो गया, 1 किलोमीटर। और आते समय भी वही तो था, डिस्टेंस वही था, यानी कि 1 किलोमीटर है आते समय भी। तो टोटल दूरी कुल दूरी क्या हो गया? हाँ, x से गया फिर x दूरी आया, तो x दूरी गया x दूरी आया, अर्थात 2x हो गया दूरी। टोटल दूरी क्या हो गया? 2x। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर जा रहा है फिर 1 किलोमीटर आ रहा है, तो इधरों वाला दूरी या फिर उधरों वाला दूरी तो जोड़िएगा ना। तो कुल दूरी क्या हो गया आपका? 2x हो गया। x प्लस x लिखते हैं तो आपका क्या होता है? x प्लस x से लिख देते हैं, जिस तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है। x प्लस x हो गया, एक बार जाने के समय एक बार आने के समय, टोटल दूरी x प्लस x हो गया। कुल समय क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, तो पहिलका यानी कि जाने के वक्त समय क्या होगा? टोटल दूरी लिखना है, टोटल समय लिखना है, चूंकि यहाँ पे टोटल समय लिखना है तो सिर्फ जाने में समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? सिर्फ जाने में समय क्या होगा? दूरी बटा चाल, तो दूरी का है x और बटा चाल का है 7 किलोमीटर, तो 7 हो गया। और आने के समय क्या लगेगा? आने के वक्त जो समय था वो क्या लगेगा? वो क्या लगेगा? इसमें भी तो दूरी उतना ही है, तो x और बटा चाल कितना होगा? 8। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल के जगह पर x और चाल के जगह पर 8 किलोमीटर रख दिए। तो आपका ये समय और ये समय, तो अब टोटल समय लिखना है, तो कुल दूरी चूंकि लिखना है तो हयो दूरी, कुल समय चूंकि लिखना है तो हयो समय और हयो समय दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 7 प्लस में x प्लस 8 हो गया। और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप इस x को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और बाटा में बाटा का जोड़ निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 हो गया। 7x प्लस 8x। आई होप कि आपको बाटा का जोड़ आता होगा। तो यहाँ पर 56 बाटा के बाटा में है तो ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 2x गुना 56 हो जाएगा। बाटा में क्या हो जाएगा? 7x 8x कितना हो जाएगा? 8 7 15x हो जाएगा। x से x कैंसिल, देखिएगा तो कैंसिल आउट होगा। आप कौन कैंसिल आउट कीजिए, तो यदि इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कोई भी अब कैंसिल आउट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका 56 दूना 112, ठीक है, 112 बटा में 15। यदि आप इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा? 15 7 7500, 105, 15 7 7500, 7 बटा 15, यानी कि 7 पूर्णांक 7 बटा 15 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन में आपको आंसर नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हो गए थे कि आखिर आंसर आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा सही से, तो ये आपका आंसर सही है। आपका ऑप्शन
ऑप्शन वाला आंसर गलत दे रखा हुआ है। चलिए उसको भी जांच कर लेते हैं। एक और मेथड है, उससे भी हम लोग इसका आंसर ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि उससे कितना आ रहा है। यदि उससे अलग होगा तो हम समझेंगे कि ये वाला मेथड हम लोगों का गलत बन रहा है। ये वाला मेथड सही है, बिल्कुल सही है। आप 100% इसको याद रखिएगा कि अब अगर आपको औसत चाल बोलेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी को क्या हो गया, x और x 2x हो गया, बटा में समय क्या होगा, पहले के लिए समय कितना हो जाएगा x/7 और दूसरा के लिए समय क्या हो जाएगा x/8। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल समय पूछ रहा है इसलिए, तो कुल समय आपका दोनों को जोड़ देंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद 7/7/15 विल भी राइट आंसर के रूप में आएगा। और ये आपका आंसर नहीं दे रखा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं कि आपका दूसरे मेथड से कितना आंसर आ रहा है। तो औसत चाल बराबर यदि दोस्तों बोलें तो औसत चाल बराबर एक ट्रिक होता है, उसको याद रखेगा। औसत चाल बराबर जो होता है वो आपका 2xy बटा x प्लस y होता है। x क्या होता है, पहला चाल, पहला स्पीड, y जो होता है वो सेकंड, दूसरा स्पीड होता है। यानी कि उधर से आने के समय कितना स्पीड था वो वाला स्पीड होता है। तो जाने के समय स्पीड क्या था, तो 2 है तो पहले 2 लिख देंगे, और जाने के समय स्पीड क्या था 7 किलोमीटर पर आवर, तो 7, आने के समय स्पीड कितना था 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8, बटा में दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 7 + 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 14, 14 8 है 72 से 112 हो गया ऊपर, बटा में 8 7 15 हो गया। यानी कि 112/15 यहाँ पे भी आया। और यदि आपको इसको तोड़िएगा पूर्णांक के रूप में तो कितना, उतना ही तुर कर आएगा, 7/7/15, 15 से 75 105 और 7 112 हो जाएगा। यानी कि 7/7/15 विल बी राइट आंसर होगा यहाँ भी। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है, हम लोगों का आंसर गलत नहीं है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी से और सटीक और इससे जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हासिल कर लिए होंगे। और इसके बावजूद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें ज़रूर आप बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हुई या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे ये वाला आंसर सही है और ऑप्शन वाला आंसर गलत है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिस जो है टाइप वगैरह हो जाता है, जिसके कारण ऑप्शन जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं होना है कि सर गलत बन गया कि क्या, यहाँ पे कंफर्म रहना है, एकदम मोटिवेट रहना है कि हाँ हम लोगों का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3125 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्रधन, अर्थात अमाउंट जो है वो टोटल क्या हो जा रहा है तीसरे वर्ष तक, वो हम लोग ज्ञात करेंगे। और आपको यहाँ पे पूछ भी क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो जब आपका मिश्रधन मालूम हो जाएगा तो मिश्रधन में से यदि मेरे दोस्त, माय डियर, माय फ्रेंड, यदि आप उस मिश्रधन में से आप इस मूलधन को घटा लीजिएगा तो जो आएगा वो आपका ब्याज तो आएगा। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो टोटल जो रुपया था, मूलधन जो है वो आपका 3125 दे रखा हुआ है, 3125 हो गया। और ये पहला वर्ष के लिए यानी 3 वर्ष तक इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी कि ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3125 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए 4%, यानी कि 104/100। और 104/100 काहे लिख रहे हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि हम काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद दूसरे वर्ष में जो बढ़ रहा है वो 5%, तो 105/100। और तीसरा वर्ष में जो बढ़ रहा है वो 6%, यहाँ दोस्तों 6%, तो 106/100 हो गया। और माय डियर का पूछ रहा है कि ब्याज क्या है वो ज्ञात करें। तो ये जो हम लोगों का निकलेगा वो क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा, अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन निकलेगा। क्या निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। क्या निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। और यदि ब्याज अगर यदि ब्याज आपसे पूछे तो ब्याज बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला A - P होता है। क्या होता है, A - P, अर्थात मिश्रधन में से
मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा। क्या आएगा? ब्याज आएगा, यदि आप माइनस कर देते हैं तो। ठीक है, तो पहले हम लोगों को तो मूलधन ये वाला तो मालूम है, मूलधन ये वाला तो मालूम है, लेकिन मिश्रधन मालूम है? नहीं मालूम है। यदि मिश्रधन मालूम हो जाता है तो हम लोग मिश्रधन में से मूलधन को घटा के ब्याज ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से जो है मिश्रधन कितना आएगा। तो देखिए ना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो काट रहे हैं पहले। 5 दूना 10, 20 बार में इसको काटेंगे तो 5 6 31, 5 दूना 10, 50 25, 625 बार में। ठीक है, 625 बार में कट गया है। 25 से कैंसिल आउट करेगा 25 बार में, 25 से 25 बार में तो है 25 से को बार में 25 होगा 100, है 25 से 4 बार में तो है 25 से 1 बार में कट गया पूरा। अब देखिए अब क्या कटेगा, अब कटेगा है कटेगा 2 से कटेगा तो 2 से 5 3 53, और फिर है 2 से काट देगा इसको तो कितना 5 और 2 52, फिर हई काटेगा इसको तो कट जाएगा 4 से डायरेक्ट कट जाएगा 52, तो 13 चौका 52, 13 बार में कट गया। अब आपको आया का जो आया वो आपका आया 13 गुना 105 गुना 53 बाटा में 20 आया। और ये क्या है? मिश्रधन ही तो है। अब 20 तो कट जाएगा माय डियर, 20 इसको काटेगा ना दोस्तों, तो 20 कटेगा तो कितने बार में 10 5 से काटेगा तो 5 चौका 20, 4 बार में इसको काटेगा तो 5 10, 5 से कम 5, 21 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा, यानी कि 105 के जगह पर क्या हो गया आपका 21 हो गया, 21 हो गया। बाटा में क्या आ गया आपका सिर्फ 4 हो गया बाटा में। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाना है। तो ये आपका जो है इतना मिश्रधन आ गया। ठीक है, हम यहीं पे अब आंसर को छोड़ रहे हैं। यदि आपका इतना मिश्रधन आ गया तो इसको गुना करके देखिएगा, या फिर गुना कर ही लेते हैं। ठीक है, हम आप पे छोड़ेंगे तो थोड़ा सा आप ये फील कीजिएगा कि सर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो 21 में 13 से गुना कर लीजिए तो 21 63। ठीक है, और 21 से कम 21 3 और 6 1 7 है 2 है तो 2 तो 273 आया। 273 में फिर 53 से गुना करना है, 53 से गुना करेंगे तो 3 का 9 और 7 का 21 और 2 3 6 और 2 8, 3 5 15, 7 5 35, 1 36 और 2 5 10 और 10 और 3 13, कितना आ गया 9 और 6 8 से 14 और ये आपका 14, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे आ गया 14 46 और 9। अब बटा में क्या आ गया आपका 4 आ गया, बटा में क्या आ गया 4 आ गया। यदि आप इस 14 46 और 9 में 4 से भाग कर लेते हैं तो भाग कीजिएगा तो 14 46 और 9 में भाग कीजिए 4 से तो 4 3 12, 12 2 4 4 6 का 24 बार में कैंसिल आउट हो गया। 6 उतरेगा 4 एकम 4, 2 उतरेगा 9, 4 7 28, 28 घटेगा तो 1 अपना से 0 बैठाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा, 4 दूना 8 फिर 4 5 20, यानी कि 36 कितना आएगा आपका 36 17.25 जो है आपका यहाँ पे भाग करने के बाद आ रहा है। यानी कि टोटल जो मिश्रधन आ रहा है वो आपका 3617 रुपया 25 पैसा आ रहा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ब्याज। तो ब्याज अब यहाँ से ज्ञात कीजिएगा तो मिश्रधन के जगह पर क्या रख दीजिए, और मिश्रधन के जगह पर 36 17.25 और माइनस में मूलधन कर दीजिए। माइनस में मूलधन कितना है 31.25। अब इतना में से इतना घटाइएगा तो दशमलव, अब दशमलव का तो घटाव आपको आता ही होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। 31.25 आई दशमलव नहीं है इसमें तो दशमलव 00 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना हो घटेगा, हई 5 हो गया, हई 2 हो गया, हई कितना हो गया, हई 2 हो गया, हई घटेगा 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, हई 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हई कट जाएगा, यानी कि 492.25 आएगा, यानी कि 492.25 विल भी राइट आंसर होगा। और यदि यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो 492.25 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को गुना करना था, थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है यहाँ पे बताने वाले थे कि आपको यहीं से आप गुना
गुना करके यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे कर दिए, चूँकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है हाँ यहाँ से आप यदि आपको जो है दशमलव का भी में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से आप दशमलव का घटाव वगैरह सीख गए होंगे, या फिर यहाँ पे भाग हम बताए थे, भाग बनाए थे, तो भाग भी आपको आता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दिए, थोड़ा सा लंबा गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन आप यहाँ पे आंसर पा लिए कितना 492.25, और यही आपका राइट आंसर हुआ था। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था, मूलधन दे रखा हुआ था, और 3 वर्ष तक का जो ब्याज था, पहला वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6%, वो बोल रहा था बढ़ रहा है, तो आपका ब्याज क्या होगा वो बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है तो ब्याज पर ब्याज पर ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको इस तरह आपका जो है मिश्रधन यानी अमाउंट ज्ञात हो जाएगा इतना, और जब अमाउंट ज्ञात हो जाएगा तो आपको ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट में से आप प्रिंसिपल अर्थात मूलधन को घटा लीजिए तो जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा। तो अमाउंट क्या था, 3617 में से 3125 घटा लीजिए तो 492.25 जो है आपका राइट आंसर आ गया। देन आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्या बोल रहा है कि एक शहर में पुरुष, स्त्री, बच्चों की संख्या का अनुपात, एक शहर है उसमें पुरुष और स्त्री और बच्चे रह रहे हैं, उन तीनों का अनुपात जो है वो आपका 4, 5 और 11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पुरुष को मान लेते हैं हम लोग, जो है पुरुष को P मान लेते हैं, स्त्री को S मान लेते हैं, और बच्चे को जो है B मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में P फॉर पुरुष, S फॉर स्त्री और B फॉर बच्चा। ठीक है, और इन तीनों का अनुपात यानी कि रेशियो जो दे रखा हुआ है वो आपका 4 और 5 और 11 के रेशियो में दे रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू जो है आपको दे रखा हुआ है। एक वैल्यू क्या दे रखा हुआ है कि जो शहर में, उस शहर में जो बच्चों की संख्या है वो आपका 176 है। कितना है, 176 बच्चों की संख्या है। और आप यदि अनुपात में देखिएगा तो अनुपात में बच्चा की संख्या कितना है, 11 है, अर्थात 11 अनुपात में 11 जो है आपका एक्चुअली में जो वैल्यू है वो आपका 176 है। यानी कि अनुपात में 11 दिया है और जो टोटल वैल्यू है वो आपका 176 है। यानी कि आप कहिए कि बच्चा का वैल्यू जो कहेंगे कि बच्चा का वैल्यू क्या है, तो आप यदि अनुपात में कहिएगा तो 11, या फिर टोटल में कहिएगा तो 176। तो 11 और फिर 176 दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है ना, है। यानी कि आपका अनुपात 11 का मान जो है 176 दे रखा हुआ है। तो जब अनुपात 11 का मान 176 दे रखा हुआ है तो आपको एक अनुपात का मान क्या जाएगा, इसको भाग कर देंगे तो 176 में 11 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे गुने में ना है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 का 11 6 66, यानी कि एक अनुपात का मान आपका 16 आ गया। तो आपसे बोल क्या रहा है कि पुरुष की संख्या बताइए, तो एक अनुपात का 16, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा, 16 × 4 यानी कि 16 का 64। यदि आपको स्त्री का पूछे तो स्त्री का 5 है अनुपात में, तो एक अनुपात का मान 16, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 16 × 5 अर्थात 16 × 5 80, यानी कि 64 और 80 विल भी राइट आंसर होगा। तो 64 और 80 कहाँ है देखेंगे तो 64 और 80 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहे होंगे। आपको तीनों का अनुपात दे रखा हुआ था, अनुपात 11 का मान 176 भी दे रखा हुआ था। अनुपात 11 से आप एक अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे, और एक अनुपात का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करके पुरुष और स्त्री दोनों का भी जो है संख्या मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वर्क एंड टाइम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दो गो व्यक्ति है, दोनों एगो काम को मिलकर एक साथ 8 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले उस कार्य को 24 दिनों में करता है। ए अकेले उस कार्य को 24 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी कि ए प्लस बी जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं वो दे रखा हुआ है आपका कितना, 8 दिन में। कितना दिन में, 8 दिन में। और ए अकेला जो कार्य करता है वो कितना दे रखा हुआ है, वो आपका दे रखा हुआ है 24 दिन में अकेला कार्य करता है। और यदि हम बात करें, यानी कि ये तो जो है ए और बी दोनों मिलकर ए कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। यदि हम एक दिन की बात करें, एक दिन की ए और बी का, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/8 करेंगे।
1/8 है ना करेंगे। यदि हम आपसे बोलें कि ए और बी दोनों मिलकर एक ही कार्य को दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तो उस कार्य को एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 1/8। और यदि पूछे कि एक बार जो है ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 काम करेगा। कितना करेगा, 1/24 काम करेगा। और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, वो आप ज्ञात करें। तो है ए प्लस बी में से अगर आप ए को घटा लीजिएगा तो बी ना आएगा, बी ना आएगा, तो आपको बी आएगा, तो बी आएगा। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, तो ए और प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना कर रहे थे, 1/8। तो ए प्लस बी का काम का जो है टोटल वो आपका 1/8, एक दिन का कार्य है 1/8। एक दिन का ए का कार्य कितना है, माइनस है तो माइनस, 1/24 है तो 1/24। अब सॉल्व कर देंगे, जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी में से अगर ए घटा लीजिएगा तो ए तो कैंसिल, खाली बी ना बचेगा, तो वही का बोल रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को एक दिन में 1/8 करेंगे, 8 काम करेंगे। और ए अकेला उस काम को कितना एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 काम करेगा। तो यदि आप ए प्लस बी में से ए घटा लेते हैं तो आपका बी आ जाएगा। और इस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे तो 8 और 24 का लघुत्तम 24, 8 3 का 24 और माइनस में 24 से कम 24 तो 1, यानी कि 2/24 आ गया। और ये आप कैंसिल आउट कर दिएगा तो 1/12 आएगा। यानी कि ये अब बी जो है उस कार्य को एक दिन में 1/12 करेगा, 1/12 काम करेगा। तो जो टोटल काम करेगा वो कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम करेगा आपका 12 दिन में। हाँ, 1/12 का आया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1/12 का आया है, 1/12 जो है एक दिन का कार्य आया है। एक दिन में वो कितना कार्य करेगा वो आपका आया है 1/12। तो एक दिन में 1/12, तो वो टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल काम 12 दिन में करेगा। तो 12 यानी कि 12 विल बी राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। बी में रखा हुआ है 12, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1500 का 10.1/3% क्या होगा, बराबर क्या होगा। यानी कि 1500 है, अब 1500 का 10.1/3 इतना ही है, जी हाँ 1/3% बराबर क्या होगा। तो ये 1500 है, 1500 ठीक है, का मतलब गुना। आई 10.1/3 का मतलब क्या थी, 10 30 1 31/3, 31/3। हाई परसेंट दे रखा हुआ है, परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करना पड़ेगा। परसेंट को कभी भी हटाते हैं याद रखिएगा 1/100 से गुना। परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100 याद रखिए, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 से गुना हो गया। अब गुना कर देंगे, है 2 0 से 2 0 कैंसिल, है 3 से 15 5 बार में कैंसिल, आपका जो आया का आया 5 गुना 31 आया। और यदि गुना कर लीजिएगा तो 1 में 5 गुना कीजिए 5 और 3 में 5 गुना करेगा 3 बचे 15, 155 विल बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो 155 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना था, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है, परसेंट का मतलब 1/100। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब आपको भुजा मालूम होता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन को भी आसान मत समझिएगा, ठीक है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 है तो 3 बटा में 4 है तो 4। अब भुजा के जगह पर क्या, भुजा का जगह पर भुजा आपको दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 को 2 बार गुना, तो 4 गुना 8 2 बार में गुना कर दिया, 8 गुना 16, 16√3 विल बी राइट आंसर होगा। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी राइट आंसर होगा। और यदि आप इस यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 16√3, इसलिए आपका
ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज के ये जो था आपका 9th नंबर क्वेश्चन था, चलिए अब आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी 10th नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 50 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग समझने का और बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपका आयत की जो लंबाई है वो दे रखा हुआ है जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक। यदि आपका मान लेंगे, यदि आप यदि मानेंगे आयत की चौड़ाई यदि मान लेते हैं, चौड़ाई यदि मान लेते हैं x, तो आपका लंबाई कितना हो जाएगा। कहाँ कह रहा है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो x + 5 आपका लंबाई हो जाएगा। और जब x + 5 आपका लंबाई हो गया तो आपको एक और क्वेश्चन में बात दे रखा हुआ है, परिमाप जो है आपको दे रखा हुआ है। आयत का परिमाप जो है आपका कितना दे रखा हुआ है, 50 मीटर दे रखा हुआ है। 50 मीटर आपका आयत का परिमाप दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है। तो L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आपका 50 है तो 50 L और B के जगह पर उसका मान पुट कर देंगे। तो L यानी कि लंबाई कितना है x + 5, तो x + 5 हो गया। और चौड़ाई कितना है, सिर्फ x है तो x रख देंगे b की जगह पर। इधर में 50 है तो 50, यदि आप यहाँ से देखिएगा तो 2 से काट जाएगा, इसका कितना बनेगा 25 बार में। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 2x आप प्लस में 5 = में इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। और यहाँ से आप यदि देखिएगा तो ये 5 इधर जाएगा तो इधर इसमें से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा 5 इधर आके माइनस हो जाएगा 25 में से, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि यहाँ से x बराबर निकालने के बोले आपसे तो 2 जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा कितना बार में 10 बार में। और 10 जो है x का मान आ जाएगा। जब x का मान 10 आ गया तो आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो x का मान जब 10 तो चौड़ाई जो है आपका 10 हो गया। और यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, अब लंबाई जो है आपका x की जगह पर 10 रख दीजिए आप, 5 है तो 5, तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा लंबाई। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो गया तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है L × B अर्थात लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितना आ गया आपका 15, गुना कर देगा 15 150 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका सही उत्तर होगा। मीटर में रखा हुआ है इसलिए आपका मीटर जो है स्क्वायर होगा। और आपको यदि आपका ऑप्शन की बात करें तो 150 वर्ग मीटर, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में भी जो है आपका 150 ही दे रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ आपका मीटर में दे रखा हुआ है। तो जो भी क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं तो क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग यानी कि स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और यदि घन की बात करें, घनमूल या कि घन आयतन ज्ञात करिए, तो आयतन को हम लोग घन से डिनोट करते हैं यानी कि क्यूब से डिनोट करते हैं। आयतन क्यूब से, क्षेत्रफल स्क्वायर से, और सिर्फ दूरी वगैरह बोलेगा तो वो आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर जो भी रहेगा वो रहता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बोलेगा तो वर्ग लगा हुआ होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 150 मीटर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 150 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर होगा। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ये जो था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आई होप कि ये भी सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें भी जो क्वेश्चन हमने कराया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए होंगे। तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा से अच्छा लगा होगा तो लाइक करके और अधिक से अधिक लोगों में भी जो है अपने अपने जो है दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे जो है वो भी कुछ बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे इस सेशन का अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे ही रहिए, और नज़दीक है एग्ज़ाम इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।